नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 4 लोगों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कासगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 साल पहले मर्डर किया गया था। पत्नी, 2 बच्चों और दोस्त का मर्डर किया था आरोपी ने। प्रेमिका के लिए परिवार को उसने मार डाला था और अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कासगंज पुलिस की तरफ से। और कासगंज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इसी मसले पर। सीधे हम आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। अपनी वाइफ से इसके लगातार झगड़े होते थे। उसी समय पे इसका अफेयर जो है अपनी गांव की इस रूबी नाम की लड़की के साथ हुआ, जो कि 2016 बैच में कांस्टेबल के रूप में यूपी पुलिस में जो है वो भर्ती हुई थी। सर, इसमें कुछ रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसके पिता राकेश के जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड जो है वो पुलिसकर्मी रह चुके, कासगंज में कार्यरत थे। इसीलिए कासगंज के बारे में उनको जगह जगह की जानकारी थी। हत्या करने के बाद किस जगह किस तरीके से चीज़ों को छुपाया जाता है। एक विशेष चीज़ जो है, राकेश लाल पैथ में पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम करता था, तो इसको फोरेंसिक के बारे में काफ़ी सारी जानकारी थी। इसीलिए सल कलम करना और हाथ काटना, पहचान छुपाने के लिए कि फिंगरप्रिंट ना मिले, ये सारे चीज़ों को लेके ये जो सभी लोग हैं, चूँकि रूबी भी जो है पुलिस में कार्यरत है, सारी चीज़ों को देखते रहती है, तो इन लोगों ने इस तरीके अंतर्गत पूरा षड्यंत्र है जो इन लोगों ने रचा था। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। राकेश, उसके 4 परिवारजन, जिसमें उसके पिताजी, भाई और उसकी मदर है, जिनके साथ इसकी लगातार जो है वो बातचीत चलती थी। जो व्यक्ति की फॉल्स तरीके से डेड बॉडी इन्होंने क्लेम की थी, अपना बच्चा मान के षड्यंत्र के तहत इन्होंने इसकी डेड बॉडी को बाद में डिस्पोज भी कर दिया था, उसको जलाया भी था। इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही में रूबी को भी पुलिस आज मॉर्निंग में गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। सर, ये हत्याएं जो हुई थी, जो बच्चे की पत्नी की, इसमें कौन कौन इस हत्याओं में शामिल था? देखिए, हत्या करने में मैंने पहले भी कहा था कि इसमें दहेज का भी मामला एंगल इसमें सामने आया है। चूंकि दहेज की भी मांग करते थे, लव एंगल भी इसमें न था। तो परिवार के इन लोगों ने मिलके, राकेश ने मिलके दोनों बच्चों की और पत्नी की हत्या कर दी गई थी। तो 3 साल पुराने हत्याकांड का कासगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की पूछताछ भी इन आरोपियों से अब की जाएगी। खबर इटावा से, जहां पर एक शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई है। ईंटों से सिर कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। चौबिया थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इटावा से हम आपको बता रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी है आपके पास? अमित जी, जो घटना घटित हुई है वो चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीना गांव की घटना है और ये टावर के भीतर इस शख्स का शव बरामद हुआ है। 20 साल का दीपू पाल बताया गया है और जैसी जानकारियां स्थानीय लोगों और पुलिस की तरफ से मिल रही हैं कि रात में ये शख्स अपने घर से निकला हुआ था। सुबह तड़के इस शख्स का शव देखा गया, ईंट और पत्थरों से कुचला गया, खून से सराबोर था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी पुलिस के पास में इस बात का कोई इनपुट सामने नहीं आ पा रहा कि रात को ये क्यों निकला था और निकलने के पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन चूंकि हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया जा चुका, हत्यारे कौन है, अब पुलिस की तफ्तीश इस दिशा पे चल रही है कि हत्या की वारदात को किन लोगों ने अंजाम दिया और हत्यारों की संख्या क्या हो सकती है। और वजह जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बड़ा और संदिग्ध मामला भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं बाढ़ से बेहाल हुए लोगों की। लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा जैसी तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, गोरखपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो चुका है। बाढ़ के कहर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। खासतौर पर पूर्वांचल के कई जिलों में पानी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर लोगों की मुश्किल कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात अभी भी अनकंट्रोल हैं। हम आपको बाढ़ से बेहाल हुए लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर, गोंडा और बलरामपुर में लोगों के सामने किस कदर परेशानी बढ़ गई है, वो आप इन 3 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, उनको
आजीविका का हर संसाधन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके सामने खाने पीने और रहने का संकट ना उत्पन्न होने पाए। लेकिन फिलहाल लोगों के सामने मुश्किल ये है कि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फिलहाल अगले कुछ दिनों तक अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शाहजहांपुर में भी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। झमाझम बारिश के चलते गलियां बरसात के पानी से लबालब भर गई हैं। वहीं नालों की गंदगी सड़कों पर आ गई है। जलभराव और नालों की गंदगी के बीच लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं सड़कों पर गंदगी फैलने से संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बलरामपुर से सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा, क्या हालात इस वक्त वहाँ पर बने हुए हैं और उस हालात से लोगों को उबारने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, गोरखपुर में इस वक्त बाढ़ की स्थिति बेहद ही भयावह है। एक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए कि किस तरीके से ये राप्ती नदी के किनारे जो बसे गांव हैं, वो लोग अपने परिवार और अपने जानवरों को बचाने के लिए बिल्कुल बंधे पे आ गए हैं। मौजूदा समय में गोरखपुर में राप्ती नदी करीब 2 मीटर से अधिक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रोहिणी नदी भी करीब 2.5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोर्रा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इसी तरह गोरखपुर वाराणसी जो नेशनल हाईवे है उसको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कौड़ीराम से आगे कसिहार के पास नेशनल हाईवे पे पानी चला गया है। तो वहां पे जितने भी हाईवे वाहन हैं वो बंद कर दिए गए हैं। गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग में चिउटहा के पास करीब 1 किलोमीटर पानी चढ़ गया है। वहां पे भी एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ के रास्ते को अभी कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। गोरखपुर में मौजूदा समय में 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अपनी तरफ से 18,000 जो राहत के पैकेट हैं उसको वितरित किए हैं। साथ ही जब कल मंत्री ने समीक्षा बैठक की तो उन्होंने ये कहा कि अब जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पे केरोसिन ऑयल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, टार्च दिया जाए, मोमबत्ती दिया जाए और इसी के साथ कपड़ों का भी इंतजाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जाए। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं। 18,000 से अधिक राहत पैकेट बांटे गए हैं। 350 से अधिक नाव लगाई गई है और साथ ही स्थानीय स्तर की नाव अच्छी बात है रामगोपाल के लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। सर्वेश, बलरामपुर में क्या हालात बने हुए हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, अगर बाढ़ की बात करें तो अभी बलरामपुर के हालत क्रिटिकल बना हुआ है। राप्ती नदी लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो कई तरह की जो समस्याएं आ रही हैं। लगभग 100 गांव हैं जो अभी भी जलमग्न हैं। कई जगहों के रास्ते कट गए हैं, लिंक मार्ग कट गए हैं। गांव तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस तरह की जो समस्याएं हैं और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो जो तटवर्ती गांव हैं वो कटान पर हैं। उनको रोकना भी एक बड़ा चुनौती भरा कार्य है। लेकिन जो राहत के कार्य हैं, अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से कार्य उस समय होते हैं राहत और बचाव के। तो जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर कार्य कर रहा है। राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। जो गांव जलमग्न है वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं वो वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ ही मेडिकल टीम लगाई गई है। सीएमओ खुद दौरा कर रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित, क्योंकि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो भी इस समय बहुत तेज फैलती हैं। गांव में 2 चीजों की समस्या, एक बीमारी की और दूसरा पानी की। तो जो पेयजल है, पीने वाला पानी है, उसकी बड़ी कमी हो जाती है। तो पेयजल की उपलब्धता कराई जा रही है। राहत सामग्री और खाद्य सामग्री वितरित कराए जा रहे हैं। उसके साथ डॉक्टरों की टीम भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, नाव के सहारे वहां पहुंच रही है और उनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और बाढ़ निकलने के बाद तो फिर जहां कटान हो रही है वो सब बाढ़ निरोधक कार्य कराए जाएंगे। लेकिन जहां पर कटान हो रही है उसको भी रोकने का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 8 महीने पहले गायब हुई महिला आरक्षी वृंदावन स्थित बालकिशन आश्रम के समीप से बरामद हुई है। महिला आरक्षी के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए रायपुर पुलिस बुधवार को वृंदावन पहुंची। बता दें कि महिला आरक्षी अंजना सहिस परिक्रमा मार्ग में किराए पर कंठी माला की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। थाने लाकर पूछताछ करने व साथ ले जाने की बात सुनते ही महिला नाराज होकर थाने से बाहर आ गई। पुलिस कर्मियों के समझाने पर भी महिला नहीं मानी और सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया। काफ़ी देर के बाद महिला को समझा बुझाकर थाने ले जाया गया, जहां महिला आरक्षी ने रायपुर पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया
वहीं रायपुर पुलिस कर्मियों ने 2 लोगों की सुपुर्दगी में महिला को देकर उनके हस्ताक्षर करवा लिए और वापस चले गए। जो पिछले 8 महीने से लापता थी, उसकी मां का कहना था कि पुलिस वाले ढूंढ नहीं रहे हैं, जो कि उनके गुमशुदगी के महज 21 अगस्त को उनकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई और आज हमने उनको वृंदावन में ढूंढ निकाला है, जो कि यहाँ के कोतवाली थाने की मदद से, उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने की मदद से इसको वृंदावन में ढूंढा। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मदरसों के फंड को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकते हैं और क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश पर रोक है। कोर्ट ने इन सभी सवालों के राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगे हैं। याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि मदरसों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मान्यता का मानक, खेल मैदान की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले अन्य धर्मों के लिए कोई शिक्षा बोर्ड है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्कीम है, तो सवाल है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों को फंड दे सकते हैं। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर एक गांव में 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव उसके घर के पीछे लगे एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मथुरा में रिफाइनरी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोर के पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 देसी बंदूक भी बरामद की है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। रिफाइनरी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त गिरोह की गिरफ्तारी, एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा एक नाजायज देसी बंदूक के साथ की गई है। उपरोक्त अभियुक्त गिरोह से आगे जानकारी एवं पूछताछ करने पर 3 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस प्रकार उपरोक्त दोनों अभियुक्त गिरोह से कुल 4 चोरी की मोटरसाइकिल तथा एक नाजायज देसी बंदूक बरामद हुई है। दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, योगी सरकार नौकरियों की सौगात देने वाली है। सिपाहियों की बम्पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। 25,000 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी हो रही है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिया है। 30,000 से ज्यादा सिपाहियों के पद फिलहाल खाली हैं। खेल कोटे, मृतक आश्रित के भी करीब 5,000 पद खाली हैं। इन सभी को भरा जाना है और इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से भर्ती बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 25,000 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी अब की जा रही है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। पेंशन बांटेंगे सीएम योगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 55,77,000 लाभार्थियों को पेंशन की रकम ट्रांसफर की जाएगी। 836 करोड़ 55 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी। सीएम आवास पर 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे, तो वहीं उनके खाते में सीधे तौर पर पेंशन की रकम भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। 55,77,000 से अधिक बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा। इसके तहत 837 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी और 11 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जिन लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद भी करेंगे। सीधे बैंक खाते में 3 महीने की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। गरीब बुजुर्गों को 500 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है और आज उसकी रकम ट्रांसफर की जाएगी, मतलब 1,500 रुपये हर किसी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 4,56,000 से अधिक बुजुर्गों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है। अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना है जो कि योगी सरकार चला रही है। साल 2017 में 36 लाख बुजुर्गों को इसका फायदा मिला था। वृंदावन में दक्षिणात्य शैली के रंगनाथ मंदिर में बुधवार को नंदोत्सव की धूम देखने को मिली। ब्रजमंडल के प्रसिद्ध लट्ठे के मेला का ब्रजवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। संपूर्ण परिसर रंगनाथ भगवान के जयकारों से गूंज उठा। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं होने वाले लट्ठे के मेले को लेकर इस वर्ष भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। साल से जो लगातार चले जा रहे हैं और यहाँ ऐसी लगती है कि भगवान बिल्कुल सामने है हमारे और ऐसे खेल रहे हैं हमारे संग ठाकुर जी। बिल्कुल
सचमुच जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी नीचे भी हमारे संग, ऊपर भी हमारे संग, जहाँ देखते हैं ठाकुर जी दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। यही हमारी परंपरा है कि ठाकुर जी अंतर्यामी महाराज की कृपा से रंगनाथ भगवान सहजी मेला हो जाता है। बरेली में देर शाम 2 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मलबे से 3 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस टीमों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। हादसा एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने के चलते हुआ। एक दुकान में निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके कारण बगल में एक 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसके मलबे में 3 व्यक्ति दब गए थे और 3 लोगों के इंजर्ड होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें मौके पर तुरंत पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया, जिसमें 2 व्यक्तियों की अस्पताल पहुंचते समय रास्ते में मृत्यु हो गई है। तीसरे व्यक्ति की हालत ठीक है। बाकी जो इंजर्ड हैं उनको प्राथमिक उपचार दिलवाया गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।